गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सर हमारे पास कितना टाइम है? 45 मिनट है, जितना आप कहेंगे। 45 मिनट इज इनफ। उसके बाद 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे तो 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। मेरे पास माइक है इसलिए मेरी आवाज ज्यादा है, पर आप तो इतने सारे हैं, आपकी आवाज तो मेरे से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हरे कृष्णा। वेरी गुड। यहां पर पढ़ाई की कोई बात नहीं होने वाली है। सबसे पहले देखो, जैसे ही मैंने कहा पढ़ाई की कोई बात नहीं होने वाली है, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। हमारे स्कूल आने का उद्देश्य क्या है? इतने छोटे बच्चों को पेरेंट्स स्कूल क्यों भेजते हैं? तब भेजना चाहिए ना जब बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, है ना, बस्ते का बोझ उठा सके, सारा दिन घर से बाहर आराम से रह सके, अपने आप आना जाना कर सके। कम से कम 20-21 साल का एकदम जवान बच्चा हो तब उसे स्कूल भेजना चाहिए, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नहीं, इतने छोटे बच्चे को 5 साल 7 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। ये तो सही काम नहीं है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, सही है? तो बड़े होके क्यों नहीं भेजते स्कूल, छोटे को क्यों भेज देते हैं? कैसे माँ बाप हैं हमारे, हैं छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? छोटों को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं। हाँ, क्यों? किसने बताया? किसी को तो पता होगा। क्या करते हैं छोटे बच्चे? चलिए, मैं आप लोगों की ओर से इस बात का जवाब देने का प्रयास करता हूं। हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं उस भारतवर्ष को बोला जाता है योग भूमि, और इस भारतवर्ष के अलावा जितना भी अन्य देश हैं उन सबको बोला जाता है भोग भूमि। हमारे यहाँ मन को नियंत्रण करना सिखाया जाता है, बाकी सारी दुनिया में साधनों को कैसे पाया जाए ये सिखाया जाता है ना? सही हूं, गलत हो? भारतवर्ष में एक व्यक्ति की आयु अगर 100 साल है तो वो कैसे जिएगा, उसके लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था है, उसके लिए अलग अलग आयु के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए जो हमारी ये आयु है ब्रह्मचर्य की, जिसके अंदर हम शिक्षा पाने के लिए हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, वो तैयार होता है। इसलिए हमारे 4 जो आश्रम होते हैं उसमें हमारा सेकंड आश्रम है ब्रह्मचर्य, है ना? और थर्ड कौन सा है? कोई हमारे 4 वर्णाश्रम बताएगा कौन कौन से हैं? चलिए, टीचर्स में से कोई बताएगा? बताइए सर। चौथा सन्यास, उससे पहले गृहस्थ, उससे पहले ब्रह्मचर्य, है ना? तो इस समय हमारे जो ब्रेन है उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इसलिए इसी एज में हमें पढ़ने के लिए आना होता है। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, पूत के पांव पालने में ही पता दिख जाते हैं, है ना? कुछ ऐसी कहावत है। क्या कहावत है वो? करेक्टली आपके तो क्लास में होगा भी, हिंदी व्याकरण में, है ना? पालने में बच्चा 2-3 साल तक रहता है, 3 साल मैक्सिमम, 4 साल,
ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही उतर के भागने शुरू हो जाते हैं। तो जो बहुत छोटी उम्र होती है, जब हम गर्भावस्था में होते हैं, तब हमारा शरीर और इंटरनल ऑर्गन तैयार होते हैं, पर जब हम बाहर निकलते हैं तो 7 साल तक उनकी डेवलपमेंट होती है। तो पहले 7 साल के अंदर हमारी पूरी लाइफ डिफाइन हो जाती है कि हम कैसे रहेंगे, हमारी वृत्ति, हमारी नेचर तैयार हो जाती है। उसी समय अगर सिखाया जाए, अच्छे गुण डाले जाए, अच्छे संस्कार डाले जाए, तो पूरे जीवन की जो हमारी नेचुरल नेचर होगी, प्राकृतिक रूप से जो हमारी प्रकृति होगी, जो हमारी वृत्ति होगी, जो सोचने का तरीका होगा, जो हमारी लाइफ आगे बनने वाली होगी, वो सब डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए जिस समय हमारा ब्रेन, हमारे इंटरनल ऑर्गन तैयार हो रहे हैं, उसी समय हम उनके अंदर अच्छे संस्कार डालते हैं। इसलिए छोटी उम्र में गुरुजनों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। तो आगे से अगर कोई पूछेगा कि छोटे बच्चों पे अत्याचार करके उनको इतने भारी भारी बैग देके स्कूल सीखने के लिए क्यों भेजते हैं, उनको बड़े होने का इंतजार क्यों नहीं करते? क्योंकि जब छोटे हैं तब हमारे मन की, हमारे हृदय की खिड़कियां खुली हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस ऑलरेडी तैयार होगा, जो किसी और के विचारों को आने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सारी उम्र हम सीखने के प्रोसेस में रहते हैं, सारी उम्र सीखने के प्रोसेस में रहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे हम चीजों को सीखना शुरू करते हैं। आज हमारी जो एज है, इस एज में हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम आगे की अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे। कौन सी क्लास है यहाँ? 11th क्लास के अंदर बच्चा ये डिसाइड कर चुका होता है कि मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा। कितने बच्चों ने डिसाइड कर लिया? कितने बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? देखो, 10th में सब्जेक्ट चेंज होते हैं, डिसाइड करना होता है मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं, होता है ना। 9th में सीबीएसई के वो भरे जाते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय सब्जेक्ट लिखे जाते हैं कि ये सब्जेक्ट मैं लूंगा। ऐसा होता है 10th में, है ना। तो जिस बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिए होंगे, वो अपने फ्यूचर के टारगेट को कि मैं क्या बनूंगा, उसी को ध्यान में रख के लिए होंगे। तो 11th क्लास के हर बच्चे का हाथ खड़ा होना चाहिए कि यस, मैंने अपनी लाइफ का टारगेट सेट किया है, इसीलिए मैंने ये वाले सब्जेक्ट चुने हैं। क्या ऐसा है, या ऐसे ही चुन लिए, अरे मेरे दोस्त ने, राकेश ने ये चुना है, दिनेश ने ये चुना है, मुझे इनके साथ रहना, मैं भी यही कर लेता हूं। ज्यादातर तो ऐसे ही होता है ना। इसीलिए आपके हाथ नहीं खड़े हुए, सिर्फ 3 बच्चों के, 4 बच्चों के हाथ खड़े हुए। यानी 4 बच्चों ने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि मैं ये बनूंगा, तो मुझे इन सब्जेक्ट की जरूरत है। ज्यादातर हम डिसीजन कैसे लेते हैं? बिना किसी टारगेट के, बिना ये सोचे कि मुझे बनना क्या है, विदाउट अवेयरनेस, है ना। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी डला हुआ एक सॉफ्टवेयर है कि हम एक्टिव ब्रेन से काम ना करके हमारी लाइफ हमारे पैसिव ब्रेन से चलती है। इसीलिए जिंदगी के शुरुआत के दिनों में जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, जब हमारे संस्कार डेवलप हो रहे हैं, जब हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, उसी समय हम उन अच्छे अच्छे सदाचारी संस्कारी सब गुणों को डालते हैं, ताकि सबकॉन्शियस ब्रेन से, पैसिव ब्रेन से काम करते हुए भी हम बाय डिफॉल्ट अच्छे ही काम करें। जब हम कार चलाना सीखते हैं, कार की सीट पर बैठे तो क्या देखते हैं? बैक व्यू मिरर, साइड मिरर, क्लच, ब्रेक सब ठीक से काम कर रहा है, गियर लगाते हुए लीवर को देखते भी हैं। लेकिन जब कार चलानी आ जाती है तो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, स्टीरियो में गाने सुन रहे हैं, बाहर चारों तरफ देख रहे हैं, और गाड़ी अपने आप चल रही है। ना क्लच की तरफ देखना है, ना गियर की तरफ देखना है, लेकिन गाड़ी अपने आप चल रही है। रेड लाइट आई, अपने आप ब्रेक लग गया, हम खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तब भी गाड़ी प्रॉपर तरीके से चल रही है, क्योंकि हमारा एक्टिव ब्रेन
कभी भी हमारी लाइफ नहीं चलाता है, और लाइफ इज ड्रिवन बाय आवर पैसिव ब्रेन. वॉट एवर इज अर्लियर प्रोग्राम, आवर लाइफ गो थ्रू डायरेक्टेड बाय दैट प्रोग्राम. आज हमने अच्छी चीजें सीखी तो भविष्य में हम गलत चीजें करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अच्छी चीजें करने के लिए बना है ना. वर्ण व्यवस्था से, उम्र के हिसाब से जो जो चीजें हमें चाहिए, हम वो चीजें करते चले जाते हैं, तभी हमारी लाइफ सक्सेसफुल है. बहुत ज्यादा पैसे कमाने से लाइफ सक्सेस नहीं होती है. जिंदगी के जितने भी रस हैं, उन सभी रसों में बराबर हमारी भागीदारी रहे, तभी हमारा जीवन सक्सेसफुल है. मैं 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहा हूं, 15-15 घंटे काम कर रहा हूं बाहर रह के, वो मेरी सक्सेस नहीं है. मैं 8 घंटे काम करता हूं, बाकी समय अपने परिवार के साथ वैल्यू टाइम स्पेंड करता हूं, ये मेरी सक्सेस है. बहुत ज्यादा पैसा सक्सेस नहीं है, पैसे का सही उपयोग सक्सेस है. अब जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, अगर अभी टारगेट नहीं बनाए हैं ना, तो अपनी जिंदगी के टारगेट आज सेट करना. आज हम यहां इस समय बात कर रहे हैं, डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2025, और आज आप 11th क्लास में हैं. ठीक, 11th क्लास में और फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चुके होंगे शायद, है ना. आज हम जाकर के शाम को बस्ता रख के अपना तैयार होके, नहा धो के बैठेंगे. पहले सोचेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूं. अब आपके सामने कंडीशन है, जो सब्जेक्ट लिए हैं उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी है वही आपको डिसाइड करना पड़ेगा. इस स्टेज पर यू कैन नॉट चेंज योर सब्जेक्ट्स. ठीक, तो एक कंडीशन है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के मैं क्या क्या बन सकता हूं, ऐसे पूरा ऑप्शन बनाएंगे. उसमें मुझे क्या पसंद है वो बनाएंगे. ज्यादातर लोग वही बनाएंगे किसमें ज्यादा पैसा है. उसे भूल जाना, हर काम में पैसा है. आपको लगता है माली में बन गया तो पैसा नहीं है, माली में भी बहुत पैसा है. 5 स्टार होटल्स के अंदर बहुत सारे गमले और ग्रीनरी होती हैं जो रेंट पर जाती हैं. आपने एक नर्सरी बनाई और 5 स्टार होटल्स में रेंट पर आप पूरे गार्डनिंग के अपने ये गमले लगा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं. ठीक, उसमें भी बहुत पैसा है. तो कोई भी काम छोटा नहीं है, हम उसका स्केल कितना करते हैं, है ना, उसको कितना स्केल अप करते हैं, उसी से पता लगेगा, है ना. और हर काम स्केल अप हो सकता है. ठीक, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या पसंद है. इसको क्रॉस कर देना कि किसमें कितना पैसा है. पैसा तो हमें हमारे किस्मत से ही मिलता है, ठीक है, लेकिन हम मेहनत खुद से कर सकते हैं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे मेरे कर्म करने का पूरा अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता. आपको कोई नहीं वो काम करने से रोक सकता. ठीक, उसका जो फल है, उसका फल मेरे अनुसार नहीं है ना. उसका फल विधि के अनुसार है, लेकिन हर चीज का फल है. अगर एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल होता है कि नहीं होता, 2 कंट्रीज का फुटबॉल का मैच चल रहा है. बहुत बड़ा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लाखों रुपए की टिकट सेल्स हुई है. ठीक, लाखों रुपए की एडवर्टीजमेंट हुई है, और पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स उसे लाइव शो दिखा रहे हैं, और मैच चलने वाला है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है. दोनों ही टीम के अपने गोल नहीं है. अब वो कभी तक भी खेलते रहें, दोनों में से कोई विनर होगा? सिर्फ 45 मिनट का एक गेम, बिना टारगेट के सारी उनकी एफर्ट वेस्ट हो रही है. हमारी लाइफ बिना किसी गोल के कैसे चलेगी, जरा सोचिए. बिना किसी गोल के हम एफर्ट कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, कहां जाएंगे हमें पता नहीं, कहां जाना चाहते हैं हमें पता नहीं. यहां से आपको बैग दे दिया और बोल दिया आप धौला कुआं चले जाइए, आप धौला कुआं पहुंच जाएंगे.
आपको ढेर सारा खाने का सामान, ढेर सारी सुख सुविधाएं देकर बाहर खड़ा कर दिया कि आप चले जाइए, आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे या पहुंच जाएंगे कहीं, आगे चलते चले जाएंगे, कितना जाना है नहीं पता, किस दिशा में जाना है नहीं पता, और कब तक पहुंचना है नहीं पता, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। टारगेट की कितनी वैल्यू है एक 45 मिनट के खेल के लिए? हमारी लाइफ के लिए टारगेट कितना वैल्यूएबल है? 11th क्लास में पहुंचने के बाद अगर हम अभी भी जिंदगी की सीरियसनेस को नहीं समझे हैं, मैच्योर हो जाते हैं बच्चे 11th क्लास में, अपना भला बुरा उन्हें पता रहता है, किसके साथ दोस्ती करनी है किसके साथ नहीं करनी है पता रहता है, स्कूल कितने बजे आना है और क्या क्या मुझे करना है, क्या खाना है, कहां पर उठना बैठना है, सब उसे पता होता है। हर चीज के लिए वो अवेयर होता है, सीरियस होता है, कॉन्शियस होता है। अपनी लाइफ के लिए नहीं होगा क्या? अपनी लाइफ का टारगेट नहीं सिद्ध करेगा क्या? करेगा, करेंगे आज हम। कौन कौन करेगा टारगेट? अपनी लाइफ का टारगेट कौन कौन लिखेगा? अपना लक्ष्य कौन कौन लिखेगा आज? एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जब हम अपना टारगेट बनाएंगे और लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? एसडी स्कूल के बच्चों ने 15 अक्टूबर 2025 को शाम को अपना टारगेट निर्धारित कर लिया, अपना लक्ष्य लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है? बिल्कुल, सुन लिया, रोड मैप बनाना, प्लानिंग करना, है ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट डे से हमारा फोकस हो जाएगा हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य। जब वो लक्ष्य फोकस होगा तो हमारे रूटीन में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। अभी जो काम कर रहे हैं हो सकता है वो हमारे लक्ष्य की तरफ ना ले जा रहा हो, या हमें लग रहा है कि हम बाद में इसे पूरा करेंगे, अभी तो एग्जाम का प्रेशर है ना, या अभी मैंने किसी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो वहां टाइम निकालना है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हम फिजिकली जो मर्जी काम करते रहें, बट मेंटली हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। जब हम उसके साथ मेंटली कनेक्ट रहते हैं तो हमारी एक्टिविटी हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहती है और हमेशा ही डायरेक्टेड रहती है टुवर्ड्स आवर टारगेट। बाहर से हम कुछ भी कर रहे हो, इंटरनली वी आर कनेक्टेड विद आवर टारगेट। कितने बच्चों ने, अर्जुन ने अपने गुरुदेव के कहने पर चिड़िया की आंख में जो तीर मारा है वो कथा मालूम है? 3 बच्चों को मालूम है, 4, सबको पता है? जिसको पता है हाथ उठाओ। मैं किसी को भी रैंडमली खड़ा करके पूछ सकता हूं, वो बता देगा कथा, क्योंकि सबको पता है। जो यहां आकर के सुना सकता है वो बच्चे हाथ उठाएं। जो आगे सुना सकता है हाथ उठाए। भाई सुन तो रखिए, जो चीज सुन रखी है उसे सुनाने में क्या? फिल्म की स्टोरी भी तो हम एक दूसरे को बताते हैं, आज ये वाली देखी, ये था उसमें। चलिए मैं सुनाता हूं आपको। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, उसी प्रकार वर्णाश्रम के हिसाब से अपने ब्रह्मचर्य काल में अर्जुन जो राजा के पुत्र हैं और पढ़ने के लिए कहां पर गए हैं? गुरुकुल गए हैं। तो वहां पर उनके गुरुदेव कौन है? द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों को एक साथ पढ़ाते हैं, एक समान पढ़ाते हैं। कौन सा? कौरव और पांडव दोनों एक ही जगह पढ़ रहे हैं। एक दिन गुरुदेव, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट,
एक दिन गुरुदेव टेस्ट के लिए उनको बुलाते हैं, सभी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, लकड़ी की एक चिड़िया जिसकी आंख को वो थोड़ा प्रकाशित करते हैं और पेड़ के ऊपर बांध देते हैं, थोड़ा दूर, जितनी भी दूर टारगेट सेट होता होगा, और यहां सभी से कहते हैं कि आप उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाइए। तो सबसे पहले दुर्योधन पक्ष आता है। तो गुरुदेव जैसे ही वो निशाना लगाता है तो गुरुदेव उससे क्या पूछते हैं, क्या दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? बहुत सुंदर सीनरी है गुरुदेव, पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है गुरुदेव, और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं हट जा। इसी तरह अलग 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 विद्यार्थी आते हैं, तो किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को सुहाना मौसम दिख रहा है ना? कुछ लोगों को चिड़िया दिखती है कि चिड़िया भी है। फिर अर्जुन की बारी आती है, तो जब गुरुदेव वो अर्जुन निशाना लगाने लगते हैं तो गुरुदेव पूछते हैं क्या दिख रहा है? तो अर्जुन क्या कहता है, क्या दिखता है? जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही है, हर समय हमें हमारा लक्ष्य ऐसे ही दिखते रहना चाहिए। अर्जुन को अपने ट्रेनिंग पीरियड में चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो महाभारत युद्ध में उसने क्या किया? विजय हासिल की। अगर हमें हमारा लक्ष्य उस पेड़ पर टंगी हुई चिड़िया की आंख के समान हर समय दिखाई देगा, तो जब हम कॉलेज अपनी शिक्षा खत्म करके और इस कमाई वाले अर्थ कमाने वाले जब पीरियड में पहुंचेंगे, तो हमें विजयश्री प्राप्त होगी या नहीं होगी? उधर विजयश्री प्राप्त होने का मतलब एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को सेटल होने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? 15 अक्टूबर 2025 को लक्ष्य निर्धारित किया था। उसके बाद हमने अपनी पूरी लाइफ को ऑटो पायलट पर डाला कि मैं सारी एक्टिविटीज करूंगा, बट ऑल एक्टिविटीज बी सेंट्रिक टू माय टारगेट। सबके सेंटर में मेरा लक्ष्य होगा, मेरी हर एक्टिविटी मेरे लक्ष्य से कनेक्टेड होगी। क्या ये पॉसिबल है इस दुनिया में? जबकि मोबाइल्स पर रील्स भी देखनी है, मोमोज खाने भी जाना है, इधर उधर की फिल्मों की, पॉलिटिक्स की और सबकी बातें भी करनी है, एक दूसरे की बुराइयां भी करनी है। इसमें से कैसे समय निकल पाएगा अपना लक्ष्य के लिए? ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अब कितने लोग अपने लक्ष्य को काट देंगे, यार छोड़ो इसे, तो फिजूल की चीज है। काटेगा कोई? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस में आके, अरे आज तो वो आए थे, उन्होंने, पंडित जी ने तो हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, आज तो मैं लक्ष्य सबसे बड़ा रखूंगा जो मेरी क्लास में किसी ने भी नहीं रखा। रख लिया सबसे बड़ा लक्ष्य, और उसके बाद में कुछ दिन बाद लगता है ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, चलो इसे कट शॉर्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा था कि मैं आईपीएस बनूंगा, चलो मैं एसएचओ बन जाऊंगा, एसआई बन जाऊंगा, सब इंस्पेक्टर नहीं बनता, डीएसपी या डीसीपी, मैं एसआई बन जाऊंगा, तो कट शॉर्ट कर लिया। थोड़े दिन बाद उसके लिए तो एग्जाम देना पड़ेगा बहुत, तो क्या करता हूं मैं, हवलदार बन जाता हूं। और थोड़े दिन बाद यार हवलदार भी बड़ा मुश्किल है, होमगार्ड बन के भी तो वही पुलिस वाला ही काम होगा, चलो होमगार्ड बन जाता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्य निर्धारित किया, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य को फोकस करके काम करने लगे, बहुत अच्छी बात है, पर खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। पर हमेशा याद रखना, अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और पूरी निष्ठा से आप उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो पूरी नेचर आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आपकी इच्छा के हिसाब से अपडेट करती रहेगी, बदलती रहेगी। जो आप करना चाहते हैं पूरी कायनात वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगी, वैसे ही सिचुएशन क्रिएट कर देगी। आपके ब्रेन को जितना इंफॉर्मेटिव होना है
वो उतना इंफॉर्मेटिव कर देगी। आपकी पढ़ने की, याद करने की, सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। इतना चमत्कारिक परिवर्तन आता है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लक्ष्य के ऊपर हर समय ध्यान रखना है तो क्या होगा, हमारे अंदर अपने प्रति विश्वास आएगा। कोहरे में कौन कौन लोग गया है? हमारा ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे कोहरा बहुत पड़ता होगा सर्दियों में, तो कोहरे का एक्सपीरियंस है। जब हम कोहरे में बाहर चलना शुरू करते हैं तो क्या हमें पूरा रास्ता दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो क्या हम अपनी यात्रा रोक देते हैं? हम चलना शुरू करते हैं। हम एक कदम आगे रखते हैं तो हमें एक कदम आगे का दिखने लगता है। हम 10 कदम आगे रखते हैं, हमें 10 कदम आगे का दिखने लगता है। हम जैसे जैसे कोहरे में बढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमें रास्ता दिखने लगता है। तो आज अगर हमें ये मुश्किल लग रहा है कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो याद रखो हम कोहरे में चलते हैं तो थोड़े से विजन के साथ चलते हैं, जबकि पूरा रास्ता नहीं दिखता। फिर भी हमें लक्ष्य मालूम है, इसलिए हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो जिस दिन हम ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कहां पहुंचना है, तो समझो मैं कोहरे में चल रहा हूं। डरना नहीं है कि रास्ता दिख नहीं रहा तो मैं कैसे बन पाऊंगा आईएएस या आईपीएस। मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बढ़ाता जाऊंगा। तो मुझे मालूम है पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड मेरे अनुरूप परिस्थिति बदलना शुरू कर देगा। तो मुझे जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मुझे दिखता रहेगा, वैसे वैसे मेरा पथ मुझे दिखता रहेगा। मैं अपना लक्ष्य ना भूलूं। बस क्या करना है, टारगेट डिसाइड करना है और लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। हमारी सारी एफर्ट होनी चाहिए हमारे लक्ष्य को इंगित करते हुए। तीसरी चीज, खुद पर विश्वास रखना है। ठीक है, जब हम खुद पर विश्वास रखेंगे गेट पर ही रख लेना, चाबी वापस मत आना, वहीं रख लेना। अब कुछ लोगों को लगता है, देखिए मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, सही से समझ आ रहा है। क्या क्या समझ आया? कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए ऐसे रैंडम अपने आप ही, मैं खड़ा करूंगा तो हो सकता है वो तैयार ना हो बोलने के लिए। कोई भी क्लास में मॉनिटर होगा? सारे मॉनिटर हैं, ठीक है। कोई एक भी खड़ा हो जाइए। हाँ बताओ, अभी तक हमने क्या क्या, इधर आके बताओ। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, बचपन से बोलना सीख रखा है आपने, बोलना ही तो है, बोल दो। आज पहले घर पे जाके हमें अपना टारगेट सेट करना है कि हमें आगे क्या बनना है, हमें क्या अचीव करना है, उसके बाद अपना टारगेट सेट करना है और उसके बाद अपने गोल पे फोकस रहना है कि मतलब हमें अपना विश्वास नहीं हो करना कि हमसे नहीं हो पा रहा तो हम छोड़ देंगे। हमें उस पर मेहनत करनी है, काम करना है और स्टार्ट करना है, आज से ही काम करना अपने गोल पे। खुद पे विश्वास, खुद पे विश्वास रखना है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शगुन। शगुन के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मुझे ऐसा लगता है शगुन ने जो बोला है ये आप सबका रिप्रेजेंटेशन उसने यहां पर दिया है, यानी यही बात आप सब लोगों के हृदय में भी है ना? वेरी गुड। मेहनत का फल क्या होता है? अब हमने टारगेट भी बना लिया, हम चल भी पड़े, मेहनत भी कर रहे हैं, खुद पे विश्वास भी है, तो मेहनत का फल होता क्या है? मैं वैसे तो नहीं बता पाऊंगा, मेरे गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ एक छोटा सा वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ एग्जाम्पल दे सकता हूं। ठीक है, मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक चिड़िया समुद्र के किनारे उसका घोंसला था। चिड़िया सामान्यतः अपने जो भी उनका सीजन आता है उसमें अंडे देती है। चिड़िया ने अंडे दिए और वो बच्चे जब फूटेंगे, अंडे फूटेंगे, उसमें से बच्चे निकलेंगे, तो बच्चे निकलते ही खाना उनको चाहिएगा, तो चिड़िया खाने की तलाश में थोड़ा दूर चली जाती है जंगल में।
खाना लेकर के चिड़िया वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले में अंडे नहीं है। वो आसपास ढूंढती है तो उसे दिखता है कि समुद्र में उसके अंडे हैं। जब वो चली गई थी तो समुद्र की लहर आई और उसके घोंसले में से अंडों को लेके वापस चली गई। जो समुद्र का एक स्वाभाविक स्वभाव है कि वो तटों पर उसकी लहरें जाती हैं वापस आती हैं, जाती हैं वापस आती हैं। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है समुद्र के किनारे का? समुद्र में लहरें जाती हैं आती हैं, होता रहता है ना ऐसा। उसी प्रयास में, उसी नेचुरल वे में लहर गई और अंडे लेकर वापस आ गई। चिड़िया ने डिसाइड किया, समुद्र से मांगा जाकर कि मेरे अंडे वापस करो। समुद्र ने कहा ये मेरा स्वभाव है कि जो आ गया मैं उसे वापस नहीं करता। चिड़िया कहती है, अपने मन में ठानकर लक्ष्य निर्धारित करती है, मैं समुद्र को सुखा दूंगी। चिड़िया सुखा सकती है और डिसाइड कर लिया उसने, है ना। उसने प्रयास करना शुरू किया। उसका लक्ष्य क्या है? समुद्र को सुखाकर अपने अंडे वापस लेने। चिड़िया उड़ी, उसने थोड़ा सा अपनी चोंच में जल लिया, बाहर जाके छोड़ दिया, वापस आई, जल लिया, छोड़ दिया। अपने ऊपर पूरा विश्वास है, अपना लक्ष्य मालूम है, एंड शी इज एफर्टफुल, अपने लक्ष्य के लिए एफर्ट कर रही है। हम सबको लगता है कि वो चिड़िया मर जाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा पाएगी। हो सकता है 2 या 4 बाल्टी पानी बाहर निकाल दे, पर 2 या 4 बाल्टी निकालने से कभी समुद्र सूखेगा? कभी नहीं सूखेगा। पर चिड़िया ये प्रयास कर रही है। आसपास की चिड़ियाएं हंसने लगी जैसे हमारे आसपास के लोग हंसेंगे। चिड़िया ने कहा, मैं ये काम कर रही हूं, मुझे भी मालूम है कि नहीं होगा, लेकिन अब मेरा यही लक्ष्य है, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी लेवल पर जाकर कितनी भी एफर्ट करनी पड़े, मैं इसको सुखा करके ही रहूंगी। चिड़िया का डेडिकेशन देख करके कुछ और भी चिड़ियाएं उसके साथ सहयोग करने लगी। उसने किसी से नहीं मांगा, वो अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड है। तो मेरा एक सेंटेंस था कि पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां, पूरी नेचर आपके अनुरूप परिस्थिति बनाने लग जाती है। ठीक, जब वो चिड़िया ऐसा कर रही है तो ये एक अद्भुत घटना है कि नहीं? एक चिड़िया समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है, अद्भुत घटना है। बात तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। बहुत सारे व्यक्ति उसको आश्चर्य से देख रहे हैं, बहुत सारे मजाक उड़ाने की हिसाब से देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग दयावश कि देखो हम चिड़िया का मनोबल बढ़ाते हैं, होगा तो नहीं पर हम इसका मनोबल बढ़ाते हैं। सारे जंगल के पक्षी चिड़िया के सहयोग में समुद्र से पानी निकालने लगे। बात देवताओं तक पहुंची कि उस जंगल में समुद्र को सुखाने का ये चिड़ियाएं प्रयास कर रही हैं। जब देवताओं तक बात पहुंची तो बात घूमते घूमते विष्णु जी तक पहुंची। विष्णु जी का वाहन है गरुड़, और गरुड़ को बोलते हैं पक्षी राज। गरुड़ भी सहायता के लिए अपनी प्रजा में एक छोटी सी चिड़िया का मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रयास में उसका साथ देने के लिए आ गया। सारे पक्षी और उनके राजा गरुड़ मिलकर के समुद्र को सुखाने का प्रयास करने लगे। अभी तक भी ये घटना हमें असंभव लग रही है। विष्णु जी को कहीं जाना है, अब विष्णु जी को अपना वाहन चाहिए, और गरुड़ जी कहां पर है? समुद्र से पानी निकालने में। विष्णु जी ने गरुड़ को संदेश दिया किसी भी माध्यम से, समझने के लिए मान लेते हैं फोन किया। गरुड़ जी ने कहा कि मैं अपनी प्रजा के सबसे छोटे और निम्न स्तन के पायदान के पक्षी का मनोबल बढ़ाने में, उसकी रक्षा करने में, उसके वचन की रक्षा करने में और सहायता में बिजी हूं।
मुझे आने में समय लगेगा, जब तक समुद्र नहीं सूखेगा मैं नहीं आ पाऊंगा। और विष्णु जी को मालूम है ये बात कि समुद्र उन पक्षियों के चोंच में पानी भरने से नहीं सूखेगा। तो विष्णु जी नीचे उतर कर आते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए समुद्र के बाहर खड़े होते हैं। अब आप सोचिए, पूरी सृष्टि के भगवान जब समुद्र को सुखाने का प्रयास करेंगे तो एक पल से भी कम समय में सारे समुद्र सूख जाएंगे। ये तो एक समुद्र है सिर्फ। चिड़िया अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। विष्णु जी को देखते ही समुद्र ने कि मैं अब तो सूख ही जाऊंगा, डर के मारे चिड़िया के अंडे वापस किए। एक छोटी चिड़िया, कितना बड़ा लक्ष्य, अपने ऊपर विश्वास और अपने करने के ऊपर विश्वास, एफर्ट। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसके उस प्रयास को पूरा करने के लिए, उसके लक्ष्य को अचीव कराने के लिए उसके सहयोग में आ गया। इस कथा से पहले मैंने जो आपको बातें बताई वो उस समय व्यवहारिक नहीं लग रही थी, लेकिन पुराणों में दिए हुए इस उदाहरण से हमारे हृदय में एक बात मजबूती से आ जाती है कि जब हम अपने पहले चारों स्टेप्स को 100% एफर्ट लगा के पूर्ण विश्वास से करने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट उस चिड़िया की तरह निकल आएगा, टारगेट चाहे कितना भी बड़ा हो। हमने अगर टारगेट आईपीएस का डिसाइड किया है तो हमें नीचे आते आते होमगार्ड बनने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर आईपीएस बनना चाहते हैं और उसके लिए उसी प्रमाण में एफर्ट करते हैं जिस प्रमाण में इस चिड़िया ने की, तो पूरी सृष्टि क्या करेगी? हमारे प्रयास को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। सारे साधन इकट्ठे होंगे। इस बात को दृढ़ता से अपने मन में बिठा लेना। इस कथा को मैंने विस्तार से आपके मन में आने वाले जो ये डाउट्स हैं इनको क्लियर करने के लिए ही बताया है। अब हमें लगता है बहुत समय है हमारे पास, 4 महीने, अरे बहुत होते हैं। नहीं, 11th है तो 6 महीने मिलेंगे, या इनके भी एग्जाम 2 महीने पहले हो जाते हैं, फरवरी में हो जाते हैं ना। अच्छा हाँ, 9th को मिलते हैं 2 महीने एक्स्ट्रा। तो हमारे पास अभी 4 महीने का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है ना, 4 महीने का बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अगर हम ये मान लेते हैं कि कलयुग में किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल है, चलो अब 100 भी नहीं बची, हम मान लेते हैं 80 साल है। 80 साल में से 40 साल लगभग सोएंगे भी, दिनों रात मिल करके हमारा एक दिन कंप्लीट होता है, उसमें रात का भी हिस्सा है। कुछ परसेंटेज तो रात में जाएगा, सोएंगे भी, फ्रेश भी होंगे, खाना भी खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे भी, सब चीजों के लिए भी समय निकलेगा। फिर थोड़ा रील्स भी देखनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, शादियों में, बर्थडे में, पार्टीज में जाना है, स्कूल में भी समय लगाना है 8 घंटे। कितना समय बचा हमारे पास? अपने लक्ष्य को, अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए एफर्ट करने के लिए कितना समय बचा? बहुत कम। और जब हम इस कैलकुलेशन को पूरा ठीक से एक मिनट तक पहुंच जाएंगे तो हमारे हाथ में चंद मिनट आएंगे। एक दिन के चंद मिनट में हम इतने बड़े टारगेट को अचीव करेंगे, कैसे संभव है? क्या हो पाएगा ये? क्या सचमुच 4 महीने हैं हमारे पास? अगर एक दिन में हमें 15 मिनट भी मिले तो 4 महीने में हमें कितना समय मिला? एक चैप्टर खत्म करने में इतना समय फिनिश हो जाता है। तो किसको लग रहा है कि 4 महीने हैं हमारे पास?
हमारे पास मिनटों में समय है, घंटों में भी नहीं है। एक दिन में चंद मिनट मिलते हैं कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य पर फोकस कर सकें। तो हमारा अब सबसे पहला टारगेट क्या है? बाकी सब जगह से समय को निकाल करके ऐसा शेड्यूल बनाएं अपनी लाइफ का, इतना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएं कि अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए हमारे पास दिन में सफिशिएंट टाइम हो, जिससे कि हम फोकस करके एफर्ट कर सकें। तो सबसे पहले टारगेट बनाने के बाद शेड्यूल बनाएंगे कि टारगेट के लिए जितना समय मुझे चाहिए उतना समय कैसे निकालूं। थोड़ा सा घूमने फिरने, थोड़ा शादी पार्टियां कट, थोड़ा ग्राम चर्चा यानी आसपास में दोस्तों की जो चर्चाएं होती हैं इन सबको कट करना, जहां भी जाना ट्रेवल टाइम में पढ़ना। मैं बस स्कूल से बस आ रहा हूं और मुझे आधा घंटा लगता है, तो वो आधा घंटा तो मेरा अपना है, मैं पढ़ सकता हूं। वापस जाते हुए भी मुझे अगर 15-20 मिनट मिल रहे हैं, है ना, तो खाना खाने के बाद और निकलने से पहले थोड़ा सा रेस्ट किया, 5 मिनट किसी चीज को दोबारा से पढ़ लिया। वेटिंग रूम के अंदर किसी से मिलने के लिए, एक सन्यासी है, किसी से मिलने के लिए जाते हैं डेंटल हॉस्पिटल, दांत के डॉक्टर के पास, और उनका टाइम फिक्स है कि 11:10 पे वो डॉक्टर उन्हें देखेगा। उनके साथ उनका एक असिस्टेंट है, और जितनी देर में डॉक्टर की टर्न आ रही है उनकी 10 मिनट का समय, और 10 मिनट का समय अगले वाले पेशेंट में ज्यादा लग गया तो उन्हें 20 मिनट मिल गए। 20 मिनट में उन्होंने 75 मेल्स के आंसर लिखवा दिए। टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है ये। क्या हम ऐसे अपना समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो अपना शेड्यूल बनाएंगे और अपनी लाइफ को रीशेड्यूल करेंगे। अब हमारे पास एक और नई चीज आती है, और वो नई चीज है पॉजिटिव थॉट। 1 साल से 7 साल के बीच में जो हमें संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों में बहुत सारी चीज पॉजिटिव होती है। मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये खाएगा, और वो हमारे दिमाग में बसा होता है। 7 साल से 13 साल तक हम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये करूंगा। उस एज का बच्चा माँ बाप का कम कहना मानता है। माँ बाप ने कुछ दिया और पसंद नहीं है तो फेंक देता है ना, क्योंकि हमारा दिमाग अपने एटीट्यूड को रीट्यून कर रहा है, और उस समय हम अपनी सकारात्मक सोच को या नकारात्मक सोच को फाइनलाइज करते हैं कि पूरी लाइफ में क्या सोचूंगा, किस तरीके से सोचूंगा, मैं क्या देखूंगा। गिलास में आधा पानी है तो ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ठीक, अगर ये आधा खाली मुझे दिखाई दे रहा है तो ये मेरी नेगेटिव सोच है। अगर गिलास में मुझे आधा भरा हुआ पानी दिख रहा है तो ये मेरी पॉजिटिव सोच है। तो मैं क्या सोचूंगा, खाली गिलास या भरा गिलास। देखिए, अगर यहां पर पूरे में हमने टाइल्स लगाई और लगभग 100 टाइल्स में हमारी ये पूरी वॉल कंप्लीट हो गई, कॉर्नर में जो एक टाइल है उसका थोड़ा सा कोना टूट गया, तो हम 99 अच्छी लगी हुई टाइल्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और टूटी हुई एक टाइल की तरफ हमारा बार बार ध्यान जाएगा। जब भी कहेंगे सामने दीवार कैसी लग रही है, ओ सर एक टाइल तो टूटी हुई है। 99 हमें नहीं दिखाई दे रही, हमें वो एक टूटी हुई टाइल दिखाई दे रही है ना। ये हमारी एक जर्नल माइंडसेट है। बहुत सुंदर कोई कपड़े पहन करके आया है, बेल्ट में थोड़ा सा क्या होता है ना, बेल्ट छोटी बड़ी करते हैं तो निशान आ जाते हैं, साइज बढ़ता रहता है ना, तो नया छेद कर दिया, नया निशान आ गया। बहुत सुंदर ड्रेस, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और हमारा ध्यान जा रहा है बेल्ट में, यार बेल्ट भी बदल लेता। बाकी किए हुए प्रयास हमें नहीं दिखते,
जो छोटी सी कमी रह जाती है हम वहीं जाते हैं, तो हमारी सोच बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। ठीक, सकारात्मक सोच के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, आप इससे समझने का प्रयास करना कि मैं दरअसल कहना क्या चाहता हूं। एक कंपनी जो जूते बनाती है, उस जूते वाली कंपनी ने सेल्समैन की भर्ती करना शुरू किया कि अब यहां तो हमारी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, चलो अब दूसरे एरियाज में एक्सपेंड करते हैं अपना बिजनेस। तो जूते बनाने वाली कंपनी ने 2 सेल्समैन रखे। पहले सेल्समैन को दूसरी एक कंट्री में भेजा, वो एक ऐसी कंट्रीज थी जहां पर लोग सामान्यतः जूते नहीं पहनते। वो नीचे उतरा और होटल की तरफ जाने लगा कि होटल बुक कराता हूं, कल से मैं यहां पर अपना सेल्स का काम शुरू करूंगा। तो रास्ते में उसने देखा किसी ने भी जूते नहीं पहने हुए, यार इसमें कोई जूते ही नहीं पहनता तो हमारे जूते कौन खरीदेगा। तो उसने होटल जाने की बजाय उसको कहा वापस चलो, एयरपोर्ट छोड़ो, मुझे वापस जाना है। वो वापस आ गया। उसने कहा जी वहां तो हम बेच नहीं पाएंगे, स्थिति ऐसी है कि हम बेच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि दूसरे वाले सेल्समैन को कि आप जाओ, अगर आप बेच सकते हो तो ठीक, वरना मैं दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि जब मेरा बिजनेस एक्सपेंड ही नहीं होना है तो मैंने आपकी सैलरी क्यों देनी। दूसरा सेल्स